In the last lecture, we have discussed the energy losses in the ferromagnetic core. We have also discussed the Faraday law, how the voltage will produce according to Faraday law. So as we know, in case of Faraday law, E induced is basically equal to d phi over dt. Whenever the flux will change, then according to Faraday law, voltage will induce. So as we have already discussed in the previous class, how will the voltage will produce by using the Faraday law. So it means in case of Faraday law, the flux should be changed. When the flux will change, then the voltage will produce in the coil. So if there is any confusion in this formula, you can discuss. We now start at this point. Now we will discuss eddy current losses. अगर आपको इस पॉइंट के अंदर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये जो फैराडे ने हमें डिफाइन किया इसको हम नाम देते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक induction. So this law is very important in case of electrical machines 1. तो ये हम लॉ को बार बार अप्लाई करेंगे इस कोर्स के अंदर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। Now the question is, what is the meaning of the induction? What is the meaning of the electromagnetic? So first of all, we will discuss the meaning of the induction. तो इसके सबसे वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन का मीनिंग क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इसको हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्यों कहते हैं, इसकी रीजन क्या है बेसिकली। So as we have already discussed, in case of magnet, let's suppose this is the magnet. I hope कि स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही होगी। Yes, sir. Okay, thank you. Let's suppose this is the magnet as we have already discussed in the previous class. In case of magnet, the magnetic field will produce. Let's suppose these are the magnetic field. So we have discussed whenever we place a coil, let's suppose this is the अब हम इसके अंदर coil place करेंगे, let's suppose this is the coil and this is the galvanometer. ये हमारे पास let's suppose the needle of the galvanometer. So as we have already discussed, whenever the flux will change, whenever the magnetic field will change, then the voltage will produce in the coil and charges start to move. इस पॉइंट को हमने यहाँ तक डिटेल में डिस्कस किया था। जब हमारे पास इस मैग्नेट को हम मूव करेंगे, ये इस मूवमेंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, इसको हम लेफ्ट साइड पे मूव करा सकते हैं या इसको हम राइट साइड पे मूव करा सकते हैं। तो जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे नीडल के अंदर हमें एक मूवमेंट नजर आती है, तो इसको हमें नाम दिया कि इट मीन्स कि यहाँ पे चार्जेस क्या कर रहे हैं, इसके अंदर मूव कर रहे हैं। तो चार्जेस जब मूव करते हैं इट मीन्स कि बैक एंड पे क्या होगा, फोर्स जनरेट हुई, इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था, वोल्टेज। So this is the basic concept of the voltage. Now the question is, why do call the Faraday law of electromagnetic induction? इस Faraday law को हम electromagnetic induction क्यों कहते हैं, इसकी रीजन क्या है, इसमें इंडक्शन का मीनिंग क्या है। So induction means, now as you can see here, अगर आप इस डायग्राम में गौर से देखें तो हमारे पास मैग्नेट और कॉइल के दरमियान कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। आई होप कि सबको ये डायग्राम क्लियर नजर आ रही होगी इसमें। ये तो जब हम मैग्नेट को मूव कराते हैं तो हमारे पास मैग्नेट और मैग्नेट जो ये कॉइल है, बेसिकली जो वायर है, इनके दरमियान कोई कांटेक्ट नहीं होता है। विदाउट एनी कांटेक्ट क्या होता है, इसके जैसे हम मैग्नेट को मूव करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, चेंज होने से जो हमारे पास वायर के अंदर चार्जेस हैं वो मूव करते हैं। तो इट मीन्स कि हम वर्क डन तो कर रहे हैं, इसके अंदर वर्क डन क्या हो रहा है, मैग्नेट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो कॉइल है इसके अंदर जो चार्जेस हैं उसको मूव करा रहे हैं, ये वर्क डन कर रहे हैं, लेकिन इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है। तो जब हम वर्क डन करें विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, उसको हम नाम देते हैं इंडक्शन। सो द मीनिंग ऑफ द इंडक्शन इज, अगर हम इंडक्शन को डिफाइन करें तो इंडक्शन का मीनिंग क्या है, बेसिकली द वर्क डन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। The work done without any contact is called induction. तो इंडक्शन का सिंपल मीनिंग है कि अगर हम वर्क डन करें उनके दरमियान कोई कांटेक्ट ना हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडक्शन।
तो अब फैराडे ने यहाँ पे क्या है वर्क डन क्या किया बेसिकली, मैग्नेट यूज किया, मैग्नेट को यूज करके क्या किया यहाँ पे कॉइल के अंदर जो चार्जेस हैं उसको मूव कराया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया इस वायर के अंदर मूव कराया ये, लेकिन मैग्नेट और वायर का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ यहाँ। तो ये वर्क डन किया हुआ इलेक्ट्रॉन ने मूव किया इसके अंदर, किसके थ्रू किया, मैग्नेट के थ्रू किया, लेकिन आपस में इनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। ये वो वर्क डन जो विदाउट एनी कांटेक्ट होता है उसको हम नाम देते हैं इंडक्शन। तो आई होप ये इंडक्शन का मीनिंग क्लियर होगा इसके अंदर कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम क्यों कहते हैं इसको। तो क्या ये इंडक्शन का मीनिंग क्लियर है सबको कि इसके अंदर इंडक्शन कैसे हो रही है? Yes, sir. Okay. Now in case of transformers, so as we have already discussed, in case of transformer, let's suppose this is the core. तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम, एक कॉइल क्या होती है हमारे पास प्राइमरी साइड पे कनेक्ट होती है, लेट्स सपोज दिस इज द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज द करंट, दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। अब यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो जब ये फ्लक्स इस कॉइल में से पास करता है, ये सेकेंडरी कॉइल में से जब फ्लक्स पास करे तो इसके अंदर वोल्टेज क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो कैसे हुआ, प्राइमरी कॉइल की वजह से क्या हुआ, हमारे पास सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। इनका आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता, इसलिए हम क्या नाम देंगे इसको भी, यहाँ पे हम कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी इंडक्शन हो रही है इसके अंदर कि प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन प्राइमरी कॉइल की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। जब ये फ्लक्स पास करेगा यहाँ पे तो इसके अंदर वोल्टेज क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पे वर्क डन हुआ लेकिन विदाउट एनी कांटेक्ट हुआ, इसलिए हम इसको भी क्या नाम देंगे, इसके अंदर भी हम क्या यूज कर रहे हैं, इंडक्शन। तो आई होप कि सबको ये मीनिंग क्लियर हुआ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इंडक्शन, व्हाई डू कॉल द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So induction means the work done without any contact. Now the second point is electromagnet. Second point क्या था, यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली मैग्नेट को यूज करके वर्क डन क्या किया, इलेक्ट्रॉन को मूव कराया। इसके अंदर वर्क डन क्या हो रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इसके अंदर मूव कराया, लेकिन इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जब फ्लक्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करे, फिर हम इसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इसके अंदर मूव किया, इसलिए हम इसको, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बेसिकली फैराडे ने दिया था, इसलिए हम इस कंप्लीट लॉ को क्या नाम देंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन कहाँ पे हो रही है, क्योंकि वर्क डन हो रहा है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, या मैग्नेट और वायर के साथ आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रही। वर्क डन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने मूव किया, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रो का नाम दे रहे हैं। जो वर्क डन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इसमें मूव कर रहे हैं, इसके थ्रू कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया, फैराडे ने, इसलिए हम इसका पूरा लॉ जो इसको क्या नाम देंगे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आई होप ये पॉइंट आपको, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम क्यों कहते हैं, ये एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा, इसको आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप इसको बता सकते हैं कि हमारे पास ये इंडक्शन कैसे होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में इंडक्शन कैसे हो रही है, ये कि प्राइमरी कॉइल की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो इट मीन्स कि इनका प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी वायर के दरमियान आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रही है। वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे सेकेंडरी में, इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम क्या करते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अप्लाई करते हैं। तो क्या किसी को इस पॉइंट में कोई शुभ नहीं कि हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम क्यों कहते हैं, ये कंप्लीट इसका मीनिंग क्या है? Yes, sir. क्या ये पॉइंट ओके, तो ये पॉइंट आप सबको अच्छी तरह क्लियर होना, क्योंकि ये टर्म आगे जाके जी सर ये मैग्नेट जब वायर के पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जी वो उधर भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। जी वो जब वो मैग्नेटिक फील्ड केस हो वो इसको अपोज करेगा, वो मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही होगी ना, इलेक्ट्रो तो नहीं होगी। देखिए वो भी हमारे पास मैग्नेटोमोटिव फोर्स होती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो क्या करेंगे, उसके अराउंड भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है इसको अपोज करेंगे। इसलिए हमें कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया यही है बेसिकली। अगर आप कोई चीज, इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिकली स्टैटिक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है जब आप इसको मूव करेंगे ये, तो ये ऑपोजिट क्या करेंगे, फोर्स जनरेट करेंगे। तो इनकी ऑपोजिट फोर्स क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, वो
अपोज करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू कम होती है इसलिए वो ज़्यादा अपोज नहीं करेंगे, कुछ पार्ट या कुछ परसेंटेज क्या करेंगे उसको अपोज करेंगे। तो क्या ये बेसिक, आई होप कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग का सबको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि बार बार हम इसको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वर्ड यूज करें तो आपको सबको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंडक्शन कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या चीज़ है, और फैराडे लॉ को कंप्लीट हमने ये नाम क्यों दिया, इसकी रीजन क्या थी। Okay, so now we will discuss the next term, eddy current losses. So as we know, in case of core, हम कोर के क्रॉस क्या करते हैं, हमारे पास लेट्स सो दिस इज द कोर, अगर हम देखें ये हमारे पास एक कोर के क्रॉस क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक मटेरियल हम यूज करते हैं, कोई स्पेशल स्टील यूज कर रहे होते हैं, हम आयरन यूज करते हैं, तो जिससे हम कोर को क्या करते हैं, डिजाइन कर रहे होते हैं। अक्सर ट्रांसफार्मर आप देखते हैं उसमें जो स्टील का ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हम डिजाइन कर रहे हैं, मटीरियल जो यूज करते हैं वो स्टील है हमारे पास, आयरन हम यूज कर रहे होते हैं। तो जो मटेरियल होते हैं हमारे पास, जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे होते हैं कोर को डिजाइन करने के लिए, हर मटेरियल के क्या होते हैं, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मटेरियल जो हम यूज करते हैं उसके भी क्या है हमारे पास, बेसिकली उस मटेरियल के भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी उसके कम होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जिसे हम वायर यूज करते हैं, बेसिकली वायर के अंदर हम कॉपर यूज कर रहे हैं, कॉपर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह जो हम कोर को डिजाइन करने के लिए जो मटेरियल यूज करते हैं उसके भी क्या है हमारे पास, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन, और उसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम होते हैं, लेकिन उसके अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। जो भी हम कोर यूज करेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास, एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं। जिस तरह वायर के अंदर भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम कॉपर यूज कर रहे हैं, जो कंडक्टर या वायर डिजाइन कर रहे हैं उसके हमारे पास कॉपर होता है, कॉपर के अंदर भी क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, when we will apply the AC current in the primary side of the transformer, इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो मटेरियल है उसके भी क्या है, बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जब हम क्या करेंगे, इसको AC अप्लाई करेंगे, AC करंट अप्लाई करेंगे, ये लेट्स सपोज दिस इज द AC करंट। तो जब हम यहाँ पे AC करंट अप्लाई करेंगे तो इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि AC करंट के 4 सेगमेंट है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जब हम यहाँ पे करंट अप्लाई करेंगे इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया तो यहाँ पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, अल्टरनेटिंग होगा। तो ये जो फ्लक्स होगा बेसिकली, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा इसमें, अल्टरनेटिंग, बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लक्स एंड द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली, कि हर टाइम के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज होगी। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो उस केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा यहाँ पे वोल्टेज क्या होंगे, बेसिकली प्रोड्यूस होंगे। इसलिए ट्रांसफार्मर में हम क्या यूज करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं, AC यूज करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये रीजन भी अब सबको क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर AC पे ही क्यों होता है, DC पे हम क्यों नहीं यूज कर सकते। अगर DC यूज करें तो DC में करंट कांस्टेंट होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है DC, हर टाइम के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो जब करंट कांस्टेंट होगा इट मींस कि फ्लक्स कांस्टेंट होगा, जब फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज विल बी जीरो। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हेन वी विल अप्लाई द AC करंट इन द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, देन द अल्टरनेटिंग फ्लक्स विल प्रोड्यूस। आई होप इस पॉइंट तक सबको क्लियर होगा कि जैसे हम AC करंट अप्लाई करेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, अल्टरनेटिंग हुआ, जो फ्लक्स के अंदर भी बार बार क्या होगा, चेंज आ रहा होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे लॉ क्लियर होगा, जैसे ही फ्लक्स चेंज होगा तो हमारे पास वोल्टेज क्या होंगे, यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास यहाँ पे जो मटेरियल क्रॉस, जो कोर हम डिजाइन करते हैं, स्टील या आयरन जो मटेरियल यूज कर रहे हैं कोर के अंदर, उसके भी क्या है, बेसिकली हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, स्टार्ट में क्या है, वो स्टैटिक है। तो जैसे ही यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं कोर के क्रॉस, वो इलेक्ट्रॉन क्या, उस जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें मूव करेंगे। तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या होंगे, वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इसके अंदर, बिकॉज द इन केस ऑफ आयरन एंड स्टील मटेरियल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट। So according to Faraday law of electromagnetic induction, when the alternating current will pass in the material, then the voltage will produce in the material as well. क्योंकि मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे होते हैं इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो लेट्स सपोज दीज आर द, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें मूव करेंगे, ठीक है।
उनकी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, जो मटीरियल बेसिकली अप्लाई कर रहे होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में कर रहे होते हैं। ये जो मटीरियल की भी बात करें, जो फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन वी विल अप्लाई द अल्टरनेटिंग फ्लक्स, जब हम क्या करते हैं अल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई करेंगे तो इस केस में क्या होगा, इसमें इस मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, तो यही फेराडे लॉ, जैसे फ्लक्स चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये मटेरियल के अंदर जो हम स्टील यूज कर रहे हैं या आयरन यूज कर रहे हैं, इसके अंदर द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस मटेरियल विल मूव व्हेन द फ्लक्स विल चेंज। तो फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रॉन मूव करें तो इनकी जो मटेरियल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी मूवमेंट क्या होती है, एक बाउंड बना लेते हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बेसिकली मूव कर रहे होते हैं किस फॉर्म में करते हैं, ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर। ये जो मटेरियल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में बाउंड बनाते हैं और सर्कुलर फॉर्म में ये मूव करना शुरू कर देते हैं। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो भी मटेरियल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसमें सर्कुलर फॉर्म के अंदर रोटेट करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन, ये जो सर्कुलर फॉर्म में जब मूव करेंगे ये, इसी को हम क्या नाम देते हैं, एडी। एडी का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली द मूवमेंट इन दी सर्कुलर फॉर्म। जिस तरह वाटर के अंदर आप मतलब कि स्टोन फेंके तो उसके अराउंड क्या होता है, बेसिकली वेव जनरेट होती है। लेट्स जो कोई भी हमारे पास वाटर है, बेसिकली वाटर में जब हम स्टोन फेंकते तो उसमें अराउंड क्या होता है, हमारे पास इस तरह की वेव जनरेट होती है। यस सर। वो जो सर्कुलर फॉर्म वेव होती है बेसिकली उसको हम नाम देते हैं एडी। ये जो सर्कुलर फॉर्म में वेव जनरेट होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, एडी। ठीक है, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट है। इसके जो कोर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी क्या करते हैं, बेसिकली सर्कुलर फॉर्म के अंदर बाउंड बनाते हैं। सर्कुलर फॉर्म में इसके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो मटेरियल स्टील यूज कर रहे हैं या आयरन हम यूज कर रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू होते हैं जब फ्लक्स यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई होता है। तो जब वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करें तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, एडी। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसलिए हम इसके करंट को क्या नाम दे रहे हैं, एडी करंट। तो वो करंट जो हमारे पास क्या कर रहा है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव कर रहा है, उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट। तो अब अगर यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो हमारे पास एडी करंट बेसिकली प्रोड्यूस होता है इसके अंदर, सो इन केस ऑफ एनी कोर alternating or eddy current will produce in this form, in the circular form. So now as you can see in this diagram as well, here the movement of the electron is in the circular form. तो इसको भी हम क्या नाम देंगे, बेसिकली एडी करंट। तो एडी करंट क्या होता है कि हमारे पास जो मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब हम अल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी बाउंड बना के सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो इसलिए हम उस करंट को क्या नाम देंगे, एडी करंट। तो आई होप कि ये एडी करंट का इसका मैं डेफिनेशन आपको अभी राइट डाउन करा देता हूँ ये, लेकिन आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा सबको कि एडी करंट का मीनिंग क्या है। क्या इसका कॉन्सेप्ट ये कि इसको लॉसेस को हम बाद में, एडी करंट का एग्जैक्ट मीनिंग सबको बताना चाहिए कि ये क्यों एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। Yes, sir. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडी करंट लॉसेस, क्या चीज है, लॉसेस इसके अंदर क्या आ रहे हैं। देखिए हमने डिस्कस किया जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में मूव करें तो वो क्या करेंगे, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में मूव करेंगे, जिससे इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं या इस डायग्राम में देखनी, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर फॉर्म में मूव करें तो क्या करेंगे, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, ओरिजिनल फ्लक्स को अपोज करेगी। क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो वो एक डायरेक्शन नहीं होगी। तो वो जो हमारे पास एडी करंट फ्लो करने से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो बेसिकली ओरिजिनल फ्लक्स को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। ये जब वो अपोज करेंगे तो फ्लक्स के अंदर क्या होगा, चेंज अकर होगा, फ्लक्स की वैल्यू कम होना शुरू हो। तो उसको हम बता रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहे हैं, बेसिकली लॉसेज हो रहे हैं इसके अंदर। तो आई होप कि इसका मीनिंग अब आपको सबको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एडी करंट लॉसेज। तो ये एडी करंट लॉसेज का मीनिंग क्लियर हो गया सबको। ये सर एडी करंट लॉसेस को दोबारा बता दें। देखिए एडी करंट तो हमारे पास है कि सर्कुलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो मटेरियल होते हैं जब उसमें अल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई करते हैं, फ्लक्स चेंज होता है तो फेराडे लॉ क्या कहता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। वोल्टेज की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में मूव करें तो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसके अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया था। ये जब किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इस तरह फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बेसिकली ये क्या करेगी, ओरिजिनल जो फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स की वैल्यू है ये क्या करेगी उसको, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस फ्लक्स को अपोज करेंगे।
ये जो हमारा मेन फ्लक्स है जिसकी वजह से सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होने की, जब उसको अपोज करेगी, लेट्स सपोज फ्लक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.01114, तो जब इसको अपोज करेगा तो इसकी वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है जो एडी करंट है, और ये जो फ्लक्स है इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। जब ये एक दूसरे को अपोज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो जब वो वैल्यू कम होगी तो इट मीन्स कि हमारे पास जो फ्लक्स है, जब फ्लक्स ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ये जब फ्लक्स कम होगा तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, सेकेंडरी साइड पे कम फ्लक्स पास करेगा तो कम वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। ये हम बता रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है हमारे पास, ये लॉसेज भी एग्जिस्ट करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेट जीरो के करीब होते हैं, लेकिन इसको हम कैलकुलेशन के अंदर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये लॉसेज एग्जिस्ट कैसे करते हैं ये सबको क्लियर होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ये Yes, sir. Yes. okay, so now we will write down the definition of the eddy current losses। अगर उसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसकी डेफिनेशन आपको इजीली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नाउ द डेफिनेशन इज व्हेन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, यही अभी हमने डिस्कस किया है, ये कि जब हम एसी करंट अप्लाई करेंगे तो इस अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या होगा, बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगे। सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो ये जो कोर जिस मटेरियल की हमने डिजाइन करते हैं, स्टील या आयरन यूज करते हैं, जब उसको हम अल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है, एन ईएमएफ और वोल्टेज इज इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। तो क्या होता है, हमारे पास जो मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेसिकली जैसे ही उसको अल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करना शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स उसके अंदर क्या होता है, वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो क्या आई होप कि ये पॉइंट वही है जो हमने अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, वही हमने रिपीट किया यहाँ। Yes, sir. So according to Faraday law, according to Faraday law of electromagnetic induction, Faraday law of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आई होप कि अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग भी सबको क्लियर होगा इसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ के मुताबिक क्या होगा, जैसे हम अल्टरनेटिंग फ्लक्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे ये। सो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोकरंट, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, ईएमएफ will produce in the material itself। क्या होगा मटेरियल के अंदर, ये ईएमएफ क्या होगी बेसिकली, क्योंकि मटेरियल क्या कंडक्टिंग है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। तो वो क्या हमारे पास जो ईएमएफ होगी उसकी वजह से क्या होगा, सर्कुलर करंट जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सर्कुलर करंट, सर्कुलर फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा ये, ठीक है। जैसे ही हमारे पास ईएम प्रोड्यूस होगी तो उसके जो कोर के मटेरियल के इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, इसमें सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करना शुरू। इट मीन्स कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, वोल्टेज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करेंगे। तो यही पॉइंट उसने हमें बता दिया यहाँ पे कि हमारे पास सर्कुलर फॉर्म में जो मूवमेंट होती है इसी को हम क्या नाम देते हैं, ये जो सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट होती है इसको हम नाम देते हैं एडी करंट। तो आई होप कि इसके अंदर कोई डेफिनेशन के अंदर कोई इशू नहीं होगा किसी को ये। सो दीज सर्कुलर करंट आर कॉल्ड एडी करंट। इसको सिंपल अपने वर्ड में आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कोर, इस तरह यहाँ पे भी हमारे पास सर्कुलर करंट प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आई इज बेसिकली इक्वल टू V over R। The relationship between the current and the resistance is inversely proportional। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, बेसिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट। अगर करंट को हमने प्रोड्यूस हुआ जो एडी करंट, अगर हम इसको मिनिमम करना है, ये तो ओम लॉ में क्या कॉन्सेप्ट देता है इसका, ये अगर हमने ओम इसको रिमूव करना है एडी करंट को, ये तो आई और आर का रिलेशन क्या होता है, बेसिकली इनवर्स होता है ये। So now the question is, how can we remove or minimize the eddy current losses? हमारे पास जो एडी करंट लॉसेस कोर में प्रोड्यूस होते हैं, ये अगर हमें इसको रिमूव करना है या इसको मिनिमम करना है, ये उसका हमारे पास कोर के अंदर क्या क्या चेंजेस हमें करनी होंगी। अगर ट्रांसफार्मर हम डिजाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास जितना कोर का एरिया ज्यादा होगा, ये उतना ही हमारे पास ये सर्कुलर फॉर्म में ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ज्यादा एरिया के अंदर ये। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ कैन वी रिमूव द एडी करंट और मिनिमाइज द एडी करंट। सो अकॉर्डिंग टू ओम लॉ आई इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें किसी तरह ये कोर के अंदर, देन द वैल्यू ऑफ द करंट विल रिड्यूस बिकॉज रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो अब हम डिस्कस करेंगे इसमें हमारे पास इस करंट को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, एडी करंट लॉसेस को हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं अगर हम इसको करना चाहते हैं. So the factor number 1 is, so the first factor is by increasing the resistance we can by increasing the resistance we can minimize the current. अगर किसी तरह हम कोर के अंदर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे उससे हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, रिड्यूस होगी. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर. आप में से कोई स्टूडेंट्स का आंसर करेगा किसी भी कोर में हमें रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है तो कैसे कर सकते हैं. इंसुलेटर लगा दें, इंसुलेटर यूज कर रहे हैं. इंसुलेटर तो हमारे पास एक लो रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टेंस तो बहुत कम होती है इसलिए इंसुलेटर हम यूज कर रहे होते हैं. कंडक्टर यूज करते हैं, उसकी भी कॉपर यूज करते हैं, वो भी लो रेजिस्टेंस है हमारे पास. तो अगर आपने सबने पढ़ा होगा लेंथ, अगर हम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखें तो ये आई होप कि उसका कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा कि ये आर इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. अगर हम जितनी लेंथ किसी मटेरियल की इंक्रीज करेंगे, ये जितनी कोर की हम लेंथ इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. ये बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड द रेजिस्टेंस, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ एंड द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जितनी आप लेंथ किसी चीज की इंक्रीज करते जाएंगे तो उससे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. एक तो हमारे पास रिलेशन ये आ सकता है, एक तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कोर द रेजिस्टेंस ऑफ द कोर विल इंक्रीज. जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज द फैक्टर नंबर 1. नाउ द सेकंड फैक्टर इज the relationship between the resistance and the area is inversely proportional. तो जैसे जैसे हम एरिया कम करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है बेसिकली. तो अगर हम सेकंड फैक्टर देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली किसी भी जब हमारे पास कोर का मटेरियल, हम एरिया को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी, इसमें इंक्रीज करेगी. और एरिया को हम इंक्रीज करेंगे आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. तो सेकेंड फैक्टर के अगर कोर के अंदर हम क्या करें, बेसिकली अगर हम कोर का एरिया क्या करें, यहाँ पे किसी भी तरह उसको डिक्रीज कर देंगे. जब ए डिक्रीज होगा तो आर की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होगी. तो जब आर इंक्रीज करेगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो सेकंड हमारे पास ये फार्मूला कि हम किसी तरह एरिया को डिक्रीज करके कोर के आर की वैल्यू को हम इंक्रीज करके करंट को क्या कर सकते हैं, तो ये जो एडी करंट होगा इसकी वैल्यू को हम रिड्यूस कर सकते हैं. अगर हम इसको सर एक क्वेश्चन है. जी जी सर फर्स्ट फैक्टर में हम लेंथ बढ़ाएंगे तो उससे एरिया बढ़ेगा नहीं. देखिए एरिया होता है हमारे पास विड्थ इनटू डेप्थ. अगर हम कोर की बात करें, ये हमारे पास लेट्स सपोज कि एक कोर है, लेट्स सपोज दिस इज द कोर. एरिया क्या है, बेसिकली लेंथ हम इसकी मीन लेंथ लेते हैं. ये हमारे पास क्या है, बेसिकली मीन लेंथ. इसको हमने क्लास में, आई होप सबको क्लियर होगा, ये क्लास में डिस्कस किया. ये हमारे पास हम लेंथ क्या लेते हैं, बेसिकली मीन लेंथ. एरिया क्या होता है कोर का, हमारे पास जो कोर की विड्थ है, ये लेट्स को ये लग लेते हैं, ये इसकी कोर की जो विड्थ है. ये एरिया क्या होता है किसी भी कोर का, ये विड्थ इनटू डेप्थ. लेंथ के साथ नहीं, एरिया किसी भी कोर का लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं होता. एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है. ये लेंथ को इंक्रीज करे डिक्रीज करे उससे एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं आता है. किसी भी कोर का जो एरिया क्या होता है वो विड्थ इनटू डेप्थ. तो ये जो विड्थ होगी उसके बाद ये हमारे पास बैक साइड पे एक्सटेंड कितनी है, तो ये इसकी क्या होगी, डेप्थ होगी. तो एरिया जो है हमारे पास वो बेसिकली लेंथ पे डिपेंड नहीं करता किसी भी कोर का जो एरिया. दिस इज द कोर. इसलिए हमारे पास लेंथ को हम इंक्रीज करें चेंज करें उससे एरिया पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ये तो एरिया पे कब इफेक्ट होगा, जब हम कोर की विड्थ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे या उसकी डेप्थ को हम चेंज करेंगे. इसको चेंज करके हम एरिया को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आई होप कि अब ये पॉइंट क्लियर होगा कि एरिया लेंथ पे डिपेंड नहीं करता इसमें. ओके, तो इसका हम सिंपल फार्मूला क्या बनेगा, अब हमारे पास R इज इक्वल टू L ओवर A. अगर हम यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हम यहाँ से रिमूव करेंगे उसकी जगह हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे. ये जो कि आप लोगों ने आईओ का स्टडी किया हुआ है. जैसे इसको रिमूव करें हम, तो यहाँ पे हम उसकी जगह क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट यूज कर सकते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द रो इज द कांस्टेंट. सो दिस इज द फार्मूला ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कोर. अब इस फार्मूले को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली आर की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. आर चेंज करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम किसी तरह क्या करें, एडी करंट लॉसेस को मिनिमाइज करें.